नमस्ते। दुनियादारी में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे एक काफ़ी सनसनीखेज हेडलाइन पर। नेटो नेशन ड्रोन्स वायोलेट यूक्रेन्स एयर स्पेस, इंडियाज पोव। हाँ, ये हाल की खबर है जिसमें यूक्रेन ने नेटो सदस्य हंगरी पर जासूसी का आरोप लगाया है ड्रोन से। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है। हम देखेंगे कि ये कैसे जुड़ा है नेटो प्रमुख मार्क रुटे के एक बयान से, जिस पर भारत ने काफ़ी कड़ा रिएक्शन दिया। हाँ, और फिर इसमें अमेरिका के टैरिफ्स का एंगल भी है। रूस यूक्रेन युद्ध का कॉन्टेक्स्ट तो है ही। और हंगरी की रूस पर तेल निर्भरता, वो भी एक नेटो मेंबर होते हुए। तो बहुत सारी कड़ियां हैं जोड़ने के लिए। सही कहा। चलिए कोशिश करते हैं इन सब पहलुओं को समझने की। कहाँ से शुरू करें? ड्रोन वाली घटना से? हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। तो यूक्रेन का आरोप क्या है एग्जैक्टली? रूसी वाले ड्रोन्स, उन्होंने यूक्रेन की पश्चिमी सीमा के पास एयर स्पेस का उल्लंघन किया। और खासतौर पर इंडस्ट्रियल जोन्स के ऊपर। हाँ, शक यही है कि शायद वो वहां के इंडस्ट्रियल जोन्स की जानकारी जुटा रहे थे। ये आरोप है। और हंगरी, जाहिर है उन्होंने इसे माना नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। हंगरी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है, कहा है कि ये फॉल्सहुड्स है, मतलब झूठ है। तो ये मामला दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा रहा है, जो पहले से ही कई मुद्दों पर है। हाँ बिल्कुल। यूक्रेन का ईयू और नेटो में जाने की कोशिश और हंगरी का कीव को सीधी मिलिट्री मदद देने से इनकार करना, ये सब पहले से चल रहा है। सही। लेकिन ये तो हुई ड्रोन की बात। अब आते हैं उस दूसरे बड़े मामले पर जिसने काफी हलचल मचाई। नेटो चीफ मार्क रट्टे का वो बयान। उन्होंने क्या कहा था? हाँ, मार्क रटे जो नीदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने हाल ही में CNN को एक इंटरव्यू दिया था UNGA के दौरान। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। हाँ, उसी दौरान। और उस इंटरव्यू में रट्टे ने दावा किया कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ्स लगाए, हाँ। तो प्रधानमंत्री मोदी ने फौरन राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया। ओह, ये तो बड़ी बात है। और क्या बात हुई फोन पर रट्टे के हिसाब से? रट्टे ने कहा कि पीएम मोदी ने पुतिन से यूक्रेन को लेकर उनकी स्ट्रैटेजी पूछी। वजह ये बताई कि अमेरिका के टैरिफ्स का असर भारत पर पड़ रहा था। अच्छा, मतलब रट्टे ये कह रहे थे कि अमेरिकी टैरिफ्स की वजह से भारत ने रूस से सवाल पूछे। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि रट्टे ये सब कह रहे थे ट्रंप के टैरिफ्स के बचाव में। उनका तर्क था कि ये टैरिफ्स भारत पर भले लगे हों, पर इनका असर रूस पर पड़ रहा है। कैसे? ये थोड़ा घुमावदार लग रहा है। उनका लॉजिक ये था कि टैरिफ्स से भारत चिंतित होगा और मॉस्को पर डिप्लोमैटिक दबाव बनाएगा। रुटे ने तो कोट पी किया अंदाजन कि मोदी पुतिन से पूछ रहे होंगे, भाई मैं आपका समर्थन करता हूं, पर ये स्ट्रैटेजी फिर से समझाओगे? मुझ पर 50% टैरिफ लग गया है अमेरिका का। अच्छा, तो वो ये दिखा रहे थे कि ट्रंप के कदम इफेक्टिव हैं, रूस तक असर डालते हैं। एग्जैक्टली। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ट्रंप जो कहते हैं वो करते हैं और उसके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और ट्रंप के टैरिफ्स थे भी काफी सख्त, 50% तक है ना? हाँ, भारतीय सामानों पर 50% तक। और रुटे के हिसाब से या ट्रंप के हिसाब से आधा मतलब 25% सीधे तौर पर भारत के रूस से तेल और हथियार खरीदने से जुड़ा था। ट्रंप ने तो यूएन भाषण में भी सीधा आरोप लगाया था भारत और चीन पर। हाँ, कि वो रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहे हैं। ट्रंप का रुख इस पर बहुत कड़ा रहा है। उन्होंने तो नेटो सहयोगियों को भी नहीं छोड़ा था। कहा था कि जब तक वो खुद रूस से तेल लेना बंद नहीं करते, बड़े प्रतिबंधों का मतलब नहीं। सही कहा कि वो फंडिंग द वॉर अगेंस्ट देमसेल्व्स कर रहे हैं। रुकते भी कहीं ना कहीं उसी नैरेटिव को बल दे रहे थे। लेकिन रुटके के इस दावे पर कि मोदी ने पुतिन को फोन किया, इस पर भारत का रिएक्शन क्या रहा? ये बहुत स्पेसिफिक दावा था। भारत का रिएक्शन बहुत तेज और बहुत कड़ा था। विदेश मंत्रालय MEA ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। क्या कहा MEA ने? MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये बयान फैक्चुअली इनकरेक्ट है, तथ्यात्मक रूप से गलत और इंटायरली बेसलेस भी, यानी पूरे तरह निराधार। मतलब ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं। जी हाँ, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा, एट नो पॉइंट हिज प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पोकन विद प्रेसिडेंट पुतिन इन द मैनर सजेस्टेड। नो सच कॉन्वर्सेशन हैज टेकन प्लेस। कोई ऐसी बात हुई ही नहीं। और उन्होंने नेटो लीडरशिप को भी कुछ कहा था ना, थोड़ी नसीहत जैसा। हाँ बिल्कुल। MEA ने कहा कि नेटो जैसी महत्वपूर्ण संस्था की लीडरशिप से ज्यादा जिम्मेदारी और सटीकता की उम्मीद की जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्यूरेसी। और ये भी कहा कि ऐसी स्पेक्युलेटिव और केयरलेस रिमार्क्स, मतलब अटकलबाजी या लापरवाही भरी टिप्पणियां जो प्रधानमंत्री के एंगेजमेंट्स को गलत बताएं या ऐसी बातचीत का जिक्र करें जो हुई ही नहीं, वो अनएक्सेप्टेबल है, अस्वीकार्य है।
ये काफी कड़ा जवाब है। हाँ दिखाता है भारत इसे कितनी गंभीरता से ले रहा है। बिल्कुल, खासकर जब बात प्रधानमंत्री के स्तर की हो। तो एक तरफ ये सब चल रहा है, अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है, नेटो चीफ भारत पर निशाना साध रहे हैं रूस से तेल खरीदने को लेकर। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है ना? हाँ खुद नेटो का एक सदस्य हाँ हंगरी, हाँ और यहीं पर मामला बहुत दिलचस्प और विरोधाभासी हो जाता है। हंगरी, एक नेटो सदस्य, वो कितना तेल ले रहा है रूस से? आज भी युद्ध के लगभग 3 साल बाद भी अपना 80% से ज्यादा कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है। 80%। 80%? हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा है। मतलब एक तरफ भारत पर दबाव, दूसरी तरफ नेटो का सदस्य 80% तेल रूस से ले रहा है। हाँ, और ये ब्रसेल्स और वॉशिंगटन दोनों के लिए सिरदर्द है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान क्या कहते हैं इस पर? वो इसे जस्टिफाई कैसे करते हैं? ऑर्बान तो बहुत खुलकर बोलते हैं। वो कहते हैं कि रूसी ऊर्जा सप्लाई बंद करना उनके देश की अर्थव्यवस्था के लिए डिजास्टर होगा, एक आपदा। डिजास्टर? हाँ, उन्होंने हाल ही में कहा भी कि अगर हंगरी को रूसी तेल गैस से काटा गया तो अर्थव्यवस्था 1 मिनट में 4% गिर जाएगी, घुटनों पर आ जाएगी। और वो वजह क्या बताते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर? हाँ, वो काफी हद तक सोवियत एरा के इंफ्रास्ट्रक्चर का हवाला देते हैं, जैसे वो द्रुजबा पाइपलाइन है, फ्रेंडशिप पाइपलाइन। कहते हैं हमारी निर्भरता उस पर है। और ये निर्भरता बढ़ी है या घटी है पिछले कुछ सालों में? यही तो चौंकाने वाली बात है, ये बढ़ी है। अटलांटिक काउंसिल की एक रिपोर्ट आई थी हाल में, सितंबर में। उसके मुताबिक हमले से पहले हंगरी करीब 61% तेल रूस से लेता था, और अब ये बढ़कर 86% हो गया है। 86%? हाँ, और उनका पड़ोसी स्लोवाकिया तो लगभग 100% पूरी तरह रूसी तेल पर निर्भर है। और ये सिर्फ तेल की बात है या गैस भी शामिल है? गैस भी। दोनों देश टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन से रूसी गैस भी लगातार ले रहे हैं। और ये तब हो रहा जब ईयू ने कहा था कि वो रूसी फॉसिल फ्यूल से निर्भरता खत्म करेंगे। हाँ, 2022 में ही ये संकल्प लिया था ईयू ने, लेकिन हंगरी और स्लोवाकिया वो अलग राह पर है। तो ट्रंप का गुस्सा शायद यहीं से आ रहा था जब वो नेटो अलायंस पे भड़क रहे थे। हाँ, उनका यही पॉइंट था कि आप खुद ही दुश्मन को फंड कर रहे हो, फंडिंग द वॉर अगेंस्ट देमसेल्व्स। तो क्या नेटो के अंदर ही एक राय नहीं है रूस को लेकर? हंगरी तो कह रहा है हमारे पास विकल्प नहीं। हंगरी सरकार का तो यही कहना है। विदेश मंत्री पीटर सिजाटो कहते हैं ये भौतिक प्रश्न है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है। लेकिन क्या ये सच है? क्या वाकई विकल्प नहीं है? इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स क्या कहते हैं? उनकी राय अलग है, जैसे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी CSD या सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA। हाँ। उनका मानना है कि विकल्प हैं, जैसे क्रोएशिया की एड्रिया पाइपलाइन है, उसमें स्पेयर कैपेसिटी है, तेल वहां से आ सकता है। और गैस के लिए? जर्मनी, पोलैंड, इटली, ग्रीस, वहां LNG टर्मिनल्स हैं, वहां से गैस इंपोर्ट की जा सकती है। और हंगरी जो लागत की बात करता है कि महंगा पड़ेगा, वो तर्क भी कमजोर लगता है। अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि हंगरी और स्लोवाकिया ने मिलकर हमले के बाद से रूस को तेल के बदले करीब $6 बिलियन का टैक्स रेवेन्यू दिया है। $6 बिलियन? हाँ, सोचिए इससे कितने रूसी क्रूज मिसाइल फंड हो सकते हैं। और क्या वहां के लोगों को सस्ती ऊर्जा मिल रही है इस निर्भरता से? यही तो आयरनी है। यूरोपियन कमीशन के आंकड़े दिखाते हैं कि हंगरी और स्लोवाकिया के उपभोक्ता EU में सबसे ज्यादा ऊर्जा कीमतें चुका रहे हैं। मतलब डबल नुकसान, महंगा भी खरीद रहे हैं और रूस को पैसा भी दे रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए रिपोर्ट कहती है दिस कंटिन्यूड रिलायंस ऑन रशिया इज अ चॉइस रादर देन अ नेसेसिटी। ये निर्भरता जरूरत नहीं बल्कि एक विकल्प है, एक चुनाव है। तो क्या हंगरी इस स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है? स्लोवाकिया का आपने जिक्र किया। हाँ, स्लोवाकिया थोड़ा लचीला रुख दिखा रहा है। कह रहे हैं कि विकल्प मिले तो डाइवर्सिफाई करेंगे, अमेरिका से बात भी कर रहे हैं। लेकिन हंगरी और बैन? हंगरी का रवैया अलग है। उनका एक लॉन्ग टर्म ऑयल कॉन्ट्रैक्ट रूस के साथ जून 2025 में खत्म हुआ। तो उन्होंने बस खरीदना जारी रखा है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल से या स्पॉट मार्केट से, कोई बदलाव नहीं। इसके पीछे क्या हो सकता है? पॉलिटिक्स, चुनाव? लगता तो यही है। अगले साल हंगरी में चुनाव हैं और बैन खुद को हंगरी की एनर्जी सिक्योरिटी के रक्षक की तरह पेश करते हैं कि वो ब्रसेल्स और वॉशिंगटन के दबाव में नहीं झुकते। ये उनकी घरेलू राजनीति का हिस्सा बन गया है। तो ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, एनर्जी सिक्योरिटी, इंटरनेशनल प्रेशर, सबका मिला-जुला खेल है। बिल्कुल, और नतीजा ये कि नेटो का एक सदस्य पश्चिमी सैंक्शंस को कमजोर कर रहा है और मॉस्को की वॉर मशीन को फाइनेंस कर रहा है, जाने अनजाने।
और हंगरी ने तो वीटो पावर का भी इस्तेमाल किया है ना सैंक्शंस को हल्का करने के लिए। हाँ, कई बार किया है और अपने लिए एग्जेम्पशंस भी हासिल किए हैं। तो इस पूरे ग्लोबल सिनारियो में भारत का स्टैंड क्या रहा है, स्पेशली ऊर्जा और व्यापार पर अमेरिकी दबाव के बीच? भारत का स्टैंड बहुत कंसिस्टेंट रहा है। भारत बार बार कहता है कि हमें अपने 1.4 अरब लोगों के लिए प्रिडिक्टेबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी कॉस्ट सुनिश्चित करने हैं। मतलब अनुमानित और सस्ती ऊर्जा। हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर ने कई बार कहा है कि भारत वहां से तेल खरीदेगा जहां उसे बेस्ट डील मिलेगी। उन्होंने पॉलिटिकल थिएटर वाली बात भी कही थी, है ना? हाँ, कि एनर्जी सिक्योरिटी को पॉलिटिकल थिएटर के लिए कुर्बान नहीं किया जा सकता, ये राष्ट्रीय प्राथमिकता है। G20 में भी उन्होंने कहा था कि विकास को खतरे में डालकर शांति नहीं लाई जा सकती। और क्या पर्दे के पीछे भारत और अमेरिका में बातचीत चल रही है इन टैरिफ और व्यापार के मुद्दों पर? हाँ, बातचीत जारी है। MEA ने कंफर्म किया है कि न्यूयॉर्क में जयशंकर और अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो मिले थे 22 सितंबर को। अच्छा, और इसमें व्यापार मंत्री भी थे? हाँ, पीयूष गोयल और US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रेयर भी थे। फोकस व्यापार और टैरिफ्स पर ही था। और वो H1B वीजा फीस का क्या हुआ, वो भी उठा था? हाँ, MEA के अनुसार H1B फीस में जो भारी बढ़ोतरी हुई है, $100,000 प्रति एप्लीकेशन तक, उस पर भी भारतीय पक्ष अमेरिकी प्रशासन से बात कर रहा है, अपनी चिंताएं बता रहा है। तो भारत एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है, कूटनीतिक खंडन, राष्ट्रीय हितों की पैरवी और बातचीत के दरवाजे खुले रखना। बिल्कुल, अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। अब अगर हम वापस उस ड्रोन वाली घटना पर लौटें जिससे शुरू किया था, यूक्रेन का हंगरी पर आरोप, क्या इसका रोटे के बयान या भारत रूस अमेरिका वाले मामले से कोई सीधा लिंक दिखता है? लेकिन इसमें नाटो सदस्य हंगरी शामिल है। ये जरूर दिखाता है कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरे रीजन में तनाव कितना फैला हुआ है। अलग अलग देश अपने हित देख रहे हैं। और भारत का इस स्पेसिफिक ड्रोन घटना पर कोई नजरिया? इन सोर्सेज में तो इस खास ड्रोन वाली घटना पर भारत का कोई स्पेसिफिक POV नहीं दिया गया है। तो अगर हम इन सब कड़ियों को अब जोड़ें, रुट्टे का बयान, भारत का जवाब, ट्रंप के टैरिफ्स, हंगरी की वो चौंकाने वाली निर्भरता और ये ड्रोन घटना, तो एक बड़ी तस्वीर क्या उभरती है? व्हाट्स द टेक अवे? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कितने कॉम्प्लेक्स और विरोधाभासों से भरे हैं। एक तरफ रूस को आइसोलेट करने की बातें होती हैं, यूक्रेन युद्ध पर दबाव बनाने की, और इसके लिए भारत जैसे देशों पर प्रेशर बनाया जाता है, टैरिफ्स लगते हैं। और दूसरी तरफ नेटो का ही एक सदस्य देश हंगरी न सिर्फ बड़े पैमाने पर रूस से ऊर्जा खरीद रहा है, बल्कि अपनी निर्भरता बढ़ा भी रहा है, और ऐसा तब कर रहा है जब शायद उसके पास विकल्प मौजूद हैं। तो क्या ये एक तरह का डबल स्टैंडर्ड है या सिलेक्टिव प्रेशर? सवाल तो यही उठता है, क्या नियमों और दबावों का इस्तेमाल चुनिंदा तरीके से हो रहा है? क्या एक देश जैसे भारत के कदमों पर इतना फोकस करना, जबकि दूसरा जैसे नेटो सदस्य हंगरी, जो रूस पर कहीं ज्यादा निर्भर है, उससे उतनी सख्ती से ना देखना, क्या ये वाकई उस घोषित लक्ष्य यानी रूस को कमजोर करने में मदद करता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि कैसे जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स, राष्ट्रीय हित जैसे एनर्जी सिक्योरिटी और आर्थिक संबंध, ये सब मिलकर कितनी पेचीदा और कई बार मौजूदा भरी कॉन्ट्रडिक्टरी स्थितियां पैदा कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये थी आज की हमारी गहरी पड़ताल। उम्मीद है श्रोताओं को ये चर्चा पसंद आई होगी और ये समझने में मदद मिली होगी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीजें कितनी उलझी हुई हो सकती हैं। हाँ, कैसे बयान दिए जाते हैं, खंडन होते हैं और पर्दे के पीछे क्या चलता रहता है। ऐसे ही और जियोपॉलिटिक्स टॉपिक्स पर डिस्कशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।